हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट जो पीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं एनबीएस में, केवीएस में और डिफरेंट स्टेट्स में। उन पीजीटी एग्ज़ाम्स में जो कॉमर्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन का मूल सिद्धांत पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट लागू होगा वास्तविक खाते में, लाभानी खाते में, व्यक्तिगत खाते में, रोकड़ खाते में। मतलब ये कह रहा है रिसीवर इज द डेबिट एंड गिवर इज द क्रेडिट। किस अकाउंट पर फॉलो होगा? रियल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो ये होता है किस पर? पर्सनल अकाउंट पर। मतलब देने वाले व्यक्ति का खाता क्या किया, पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट कर दिया जाए और देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट कर दिया जाए। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सेबी की स्थापना हुई और इसका प्रधान कार्यालय है। तो सेबी की स्थापना हुई है 1988 में और इसका प्रधान कार्यालय है मुंबई में। सेबी का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1992 में। एक बात और याद रखना है कि नेशनल लेवल पर दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बीएसई और एक है एनएससी। ओके, बीएसई और एनएससी दोनों का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? मुंबई में है। बीएसई का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स और एनएससी का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। सेंसेक्स बनता है 30 कंपनी के इंडेक्स से और निफ्टी बनता है 50 कंपनी के इंडेक्स से। बीएसई इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में क्या हुआ था? स्टेबल हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा। मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है और वो कहाँ पर आ गई है? तलपट के अंदर आ गई है। ओके, मतलब वो कहाँ पर नहीं है? एडजस्टमेंट में नहीं है। ऐसी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? एडजस्टमेंट में। लेकिन ये इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में ना होकर के कहाँ पर है? सीधे ट्रायल बैलेंस में ही है। तो अब उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नंबर 1, लाभ हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में, व्यापार खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो देखिए आउटस्टैंडिंग जो है वो है लायबिलिटीज। ओके, अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो ऐसा होता कि सैलरी के साथ में, मतलब जो सैलरी होती ट्रायल बैलेंस में, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या कर देते? प्लस कर देते। ओके, लेकिन अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी सीधे कहाँ आ चुकी है? ट्रायल बैलेंस में आ चुकी है। तो इसका हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको सीधे हम ले जाएंगे कहाँ पर? बैलेंस शीट में। और जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं वो होते हैं क्या? लायबिलिटीज। सो आंसर इज सी, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? मतलब लास्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग के अंदर? सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन, वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। तो यहाँ सूचनाओं का संप्रेषण मतलब जो इंफॉर्मेशन होती हैं उन्हें उनके पक्षकार जो उनसे संबंधित रखते हैं वहां तक कम्युनिकेट करना लास्ट स्टेप होगा किसका? अकाउंटिंग का या लेखांकन प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 5 और 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है? कर्मचारियों का वेतन ये है, व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा ये भी होगा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, लड़के की फीस का 5,000 रुपए अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान, लड़के की फीस का व्यापार से भुगतान। देखिए लड़के की फीस का व्यापार से भुगतान अगर किया है तो ये हो जाएगी क्या? ड्राइंग। ओके, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ये होगा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन जब लड़के की फीस ऑनर अपने जो बिजनेसमैन है अपने लड़के की फीस 5,000 रुपए अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भर रहा है, मतलब पर्सनल अकाउंट से, तो ये अकाउंट का ट्रांजैक्शन या बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 और ये कह रहा है सीआरआर में सी
के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रयुक्त होता है? कैश, कस्टमर, कमीशन, क्रेडिट। तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। ओके, तो ये यहां पर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 कह रहा है मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा का मूल्य, मतलब ये बात कर रहे हैं किसकी? इन्फ्लेशन की। ओके, और इन्फ्लेशन के टाइम पर ये कह रहे हैं कि करेंसी की खुद की वैल्यू, इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी? शुरू में बढ़ता है और फिर घटता है। तो एक बात याद रखनी है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई या वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाना। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है और 10 रुपए के नोट से मैं मार्केट गया और मैंने पेन परचेस किया, और उस पेन की जो प्राइस है वो कितने रुपए है? 5 रुपए। तो 10 रुपीज होने पर मैं पेन कितनी परचेस कर पाऊंगा क्वांटिटी में? 2। बट अगर पेन की प्राइस क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, और वो बढ़ करके 10 रुपए, 5 रुपए से कितना हो चुका है? 10 रुपए। तो मैं पेन परचेस कर पाऊंगा सिर्फ 1। मतलब अब इस 10 रुपए के अंदर जो परचेसिंग पावर है वो कितनी है? सिर्फ एक पेन खरीदने की, जो कि पहले कितनी थी? 2 पेन खरीदने की थी। इस कारण से इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? अपने आप में ही कम हो चुकी है। तो इंटरनल वैल्यू ऑफ द मनी जो क्या होगी? डिक्रीज होगी। किस पर? इन्फ्लेशन पर। तो पहला ऑप्शन जो फर्स्ट है घटता है, डिक्रीज हो जाएगा मुद्रा का मूल्य। यहाँ है आंकड़ों के स्रोत हैं, मतलब ये डेटा कलेक्शन की बात कर रहा है। डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं केवल द्वितीयक, केवल प्राथमिक, प्राथमिक एवं द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो देखिए कलेक्शन जो होता है डेटा का, उसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही क्या होंगे? डेटा कलेक्शन के सोर्स होंगे। ओके, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। स्वेट का उपयोग होता है, स्वेट का उपयोग होता है जैसे ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, संगठन के लिए, नियोजन के लिए, अभिप्रेरणा के लिए, नियंत्रण के लिए। तो स्वेट एनालिसिस की टेक्निक जो है वो संगठन के लिए क्या होगी? यूज होगी। मतलब संगठन में क्या चल रहा है, इंटरनल, एक्सटर्नल, क्या उसके पास में अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसके थ्रेट हैं, क्या उसके पास वीकनेस, क्या उसकी वीकनेस है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की। तो फर्स्ट इज द करेक्ट। यदि अंशों को जब्त किया जाता है, मतलब शेयर्स को फोरफिट कर लिया है, तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अंशों पर प्रदत्त राशि से, अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों पर याचित राशि से, अंशों पर अयाचित राशि से। तो जितना कॉल्ड अप हुआ है शेयर पर, जैसे एक ₹10 का शेयर है और उस 10 रुपीज के शेयर पर कंपनी ने कॉल्ड अप किया है सिर्फ कितना? 8। तो हम 10 रुपीज से डेबिट नहीं करेंगे कैपिटल अकाउंट, जितना कॉल्ड अप किया गया है उतने से ही क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सी नंबर ऑप्शन। गार्नर बनाम मरे नियम लागू होता है, तो गार्नर बनाम मरे का नियम लागू होता है किस पर? पार्टनरशिप पर। ओके, साझेदारी पर। अब देखिए, जब सब साझेदार सक्षम हो, सब साझेदार दिवालिया हो, कुछ साझेदार दिवालिया हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब फर्म इंसॉल्वेंट होती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो उस समय जब कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट है और कुछ पार्टनर सॉल्वेंट हैं, ओके, उस कंडीशन में क्या होगा? गार्नर और मरे का नियम लागू होगा। तो ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृत की जा सकने वाली ब्याज की दर होगी। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप फर्म में, तब इंटरेस्ट का रेट लागू होता है कितने परसेंट? 6%। घटिया वस्तुओं के लिए आय की मांग लोच है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और अनंत। ओके, देखते हैं। देखो इसमें जैसे मान लेते हैं अभी आपकी आय है, मान लेते हैं कितने रुपए? 10,000, और आप किसी एक्स तरह की वस्तुएं मार्केट से परचेस कर रहे हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ समय बाद मान लेते हैं आपकी इनकम हो जाती है कितनी? 50,000। इसका मतलब है इनकम आपकी क्या हो चुकी है? इंक्रीज। तो आप अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग मार्केट में जाकर अब वस्तुएं स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंग परचेस करेंगे, है ना। हो सक जो एक्स तरह की वस्तुएं हैं आप उस समय खरीद रहे थे जब आपकी आय कितनी थी? 10,000। लेकिन अब उस तरह की वस्तुएं आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपकी इनकम क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो इस तरह की जब
आय की बात होगी और आय बढ़ेगी तो आय की मांग लोच जो होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट। सिडबी ये होगा SIDBI है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक शीर्ष वित्तीय संस्था है कुटीर उद्योगों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, छोटे एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, नन ऑफ द अबव। तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और फाइनेंस के लिए वर्क करता है, तो छोटे एवं मध्यम उपक्रमों के लिए ये संस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, सांख्यिकीय विभ्रम का अर्थ है गणनाओं के दौरान हुई गलतियां, आंकड़ों के संग्रहण के दौरान हुई गलतियां, वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्यों का अंतर, पुराने आंकड़ों एवं नए आंकड़ों का अंतर। तो स्टैटिकल एरर की ये बात कर रहा है कि स्टैटिकल एरर सांख्यिकीय विभ्रम कब हो जाता है, तो जब वास्तविक मूल्य मतलब जो रियल है और जो अप्रोक्सीमेट आप कर रहे थे मतलब अनुमान जो लगा रहे थे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा स्टैटिकल एरर। तो ये सी इज द करेक्ट। चालू दायित्व में कमी है, रोकड़ का प्रयोग, रोकड़ का स्रोत, 1 और 2 कोई नहीं, 1 और 2 दोनों। तो देखते हैं यहां पर, देखिए बात हो रही है किसकी, करंट लाइबिलिटीज की। मान लेते हैं हम मार्केट जाते हैं और कुछ परचेस करते हैं, और परचेस करते हैं कैसे, वो क्रेडिट, उधार में। जब क्रेडिट परचेस होता है तो जानते हैं हम क्रिएट हो जाते हैं बिजनेस के क्या, क्रेडिटर्स, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसे कंपनी को क्या करना है, पैसा पे करना है। मान लेते हैं वो पैसा पे करना है कंपनी को, कितने रुपए, 10,000, मतलब 10,000 की परचेज हुई। लेकिन मैंने कहा क्रेडिटर्स अब शो हो रहे हैं कितने, 8,000 रुपीज, ठीक है। मतलब ये करंट लाइबिलिटीज में आते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स पहले जो 10,000 के थे अब वो अकाउंट में शो हो रहे हैं कितने, 8,000। इट मीन कि हमने 2,000 रुपीज का क्या कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, पहले लाइबिलिटी 10,000 की थी, अब 8,000, मतलब लाइबिलिटीज क्या हो गई, कम। और कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। कैसे कम हुई, जब हमने उसको क्या किया है, पे किया है। तो ये हमने रोकड़ का उपयोग किया है, मतलब कैश को यूज कर किया है, इस कारण से यहाँ लाइबिलिटी क्या हुई है, कम हुई है। तो चालू दायित्व में कमी क्या होगा, रोकड़ का प्रयोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक पुनर्निर्माण में केवल एक कंपनी का समापन होता है, किसी कंपनी का समापन नहीं होता है, एक या अधिक कंपनियों का समापन होता है, 2 या अधिक कंपनियों का समापन होता है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण में किसी कंपनी का समापन नहीं होता है, तो बी इज द करेक्ट। चालू दायित्व बराबर होते हैं, मतलब ये कह रहा है करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू, देखिए अगर मैं करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूं तो हम पाएंगे किसको, वर्किंग कैपिटल को। ओके, अभी हमसे पूछ रहा है करंट लाइबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल में अगर मैं माइनस कर दूं क्या, करंट एसेट, ठीक है, सॉरी करंट एसेट में से माइनस कर दूं अगर मैं वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल जब मैं माइनस करूंगा तो हमें मिल जाएगी क्या, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, चालू संपत्तियों में से अगर कार्यशील पूंजी को माइनस कर दिया जाए तो हमें मिल जाएंगे क्या, चालू दायित्व। तो डी इज द करेक्ट। बैंकिंग लोकपाल, बैंक अम्यूजमेंट की ये बात कर रहा है। बैंकिंग लोकपाल सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रमुख है, ऋण के लिए ब्याज दर तय करता है, ग्राहकों की शिकायत का समाधान करता है, नई बैंकिंग शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है। तो जो कस्टमर बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके, कौन, कस्टमर जब बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं और उन कस्टमर को बैंक के साथ में अगर कोई शिकायत है और बैंक उसका समाधान नहीं कर पा रहा है तो कस्टमर जा सकते हैं किसके पास, बैंक अम्यूजमेंट के पास में। तो ऑप्शन सी, ग्राहकों की शिकायत, और कौन सी ग्राहक, बैंक के ग्राहकों की शिकायत का समाधान करने के लिए होता है बैंकिंग लोकपाल। वायदा बाजार आयोग भारत में किस प्रकार के व्यापार के नियमन के लिए जिम्मेदार है, तो कमोडिटी मार्केट की बात कर रहा है, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग, इक्विटी फ्यूचर ट्रेडिंग और डेरिवेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग। तो जो कमोडिटी मार्केट है मतलब वायदा बाजार, इसमें कमोडिटीज के फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। ओके, सो ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है मुख्य रूप से आयकर से बचने के लिए आय के स्रोत को छुपाना,
आपराधिक स्रोतों के माध्यम से धन अर्जित करना, अज्ञात स्रोतों से अर्जित धन और विदेशी बैंकों में जमा करना, वैध स्रोतों से उत्पन्न होने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन के रूपांतरण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट। मुख्य रूप से ये होता है आयकर बचाने के लिए आय के स्रोत को क्या कर लिया जाए, छुपा लिया जाए, तो इसको मानेंगे क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन नंबर 22, बैंक शाखाएं जो सीधे विदेशी मुद्रा कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अधिकृत डीलर, विदेशी डीलर, प्राथमिक डीलर और प्राइमरी डीलर। तो प्राइमरी डीलर मतलब ऐसी बैंक ब्रांचेस जो क्या कर सकती हैं, फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स का रिजर्व अपने पास रखती हैं, ठीक है। जैसे रुपए को कन्वर्ट करना है किसमें, डॉलर में या किसी और करेंसी में, ठीक। तो किसी बैंक जाकर के आप अगर रुपए को इन करेंसीज में कन्वर्ट करा रहे हैं तो ऐसे बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या मिलती है, परमिशन मिलती है, और ऐसे बैंक कहलाते हैं प्राइमरी डीलर। तो डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, नकद आरक्षित अनुपात मतलब ये बात हो रही है यहाँ पर किसकी, सीआरआर की, और संवैधानिक तरलता अनुपात मतलब एसएलआर निम्नलिखित में से किस उद्योग बाजार से सबसे निकट संबंधित हैं। पूंजी बाजार, बैंकिंग उद्योग, कमोडिटी बाजार, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये संबंधित हैं किससे, बैंकिंग उद्योग के साथ में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उस मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स में इंक्लूड किया जाता है किसको, एसएलआर को और सीआरआर को। मतलब एक निश्चित प्रतिशत बैंकों को अपने पास में रखना होता है अपने डिपॉजिट्स का, जिसको बोला जाता है सीआरआर और एसएलआर। ओके, तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के। ओके, चलिए